हेलो गाइस। तो अब जोन जब शीशा को सैड देखती है तो उसे चीयर अप करने की काफी कोशिश करती है। पहले तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी शरारतें करती है और फिर उसके बाद भी उसे सैड देखती है तो कहने लगती है, क्या तुम हंग्री हो, मेरे हाथ का खाना खाना चाहते हो? और वो तुरंत ही यस बोल देता है। और फिर वो दोनों घर की तरफ जाते हैं और जाते हुए जोन अपना हाथ आगे बढ़ाती है और शीशियाओ बहुत प्यार से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद वो दोनों शीशियाओ की मम्मी वाले घर में जाते हैं और यहाँ पर वो अपनी फिश को भी देखते हैं और इसके साथ साथ जुआन उसके लिए खाना बना रही थी। लगता है कि शीशियाओ को तो नूडल्स के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता था। वो बस देखकर कुछ ना कुछ कटिंग करने की कोशिश जरूर कर रहा था लेकिन नाकाम ही रहता था। और फिर जुआन ने झटपट 2-3 सिंपल सी डिशेस भी रेडी कर ली थी और जैसे ही शीशियाओ वो टेस्ट करता तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ वो कहने लगती है, इसके साथ मैंने सूप भी बनाया है। हमारे घर में टेबल पर इतनी डिशेस सिर्फ तब सजती हैं जब न्यू ईयर ईव होती है। तुम बहुत लकी हो, मैंने तुम्हारे लिए ये सारा कुछ बनाया है। और इसके साथ साथ कुकिंग करते करते जुआन ने शीशियाओ को बहुत सारी सिंपल सी रेसिपीज भी सिखा दी थी। वो उससे पूछने लगती है कि जो आज मैंने तुम्हें सिखाया है क्या तुम्हें अच्छे से याद है ना? वो बोलता है, ऑफ कोर्स याद हो गया है। एक्चुअली जुआन को फिक्र हो रही थी क्योंकि शीशियाओ अब अब्रॉड जा रहा था और वहां जाकर शायद उसे इस तरह का खाना दोबारा ना मिल पाए। वो कहने लगती है कि रेस्टोरेंट पर मिल तो सकता है लेकिन ये सिंपल घर वाली डिशेस के स्टाइल में बनी हुई है और ये टेस्ट तुम्हें रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए चाहती हूँ कि तुम खुद सीख लो और जब मेरी याद आए खुद बना लेना। अब खाना तो जुआन ने बनाया था तो उसके बाद डिशेस शीशियाओ करता और उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। अब जुआन एक बहाने से उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुमने गिव अप क्यों कर दिया? बिना किसी वजह के नहीं किया, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम क्या यहाँ ठहर नहीं सकते? यहीं पर ठहरो और पेंटिंग सीखो। लेकिन वो कहने लगता है कि ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे अपना मोटरसाइकिल भी बहुत प्यारा था लेकिन वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं था तो बस जुबान के लिए इतना ही कर सकता था। वो कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम एक हैप्पी लाइफ गुजारो और तुम्हारी हेल्प करके मुझे खुशी होगी। लेकिन जुआन का कहना था कि मैं भी तो तुम्हारे लिए यही चाहती हूँ कि तुम एक हैप्पी लाइफ गुजारो, जो करना चाहते हो वो ही करो। लेकिन वो बोलता है कि अगर तुम खुश रहोगी तो ही मैं खुश रह पाऊंगा एंड दैट्स ऑल, इट्स सो सिंपल। अब उसने ऐसा जवाब दिया था कि जुआन आगे कोई बात नहीं कर सकती थी। वो ये भी कहता है, मैं तुम्हें कीज दे जाऊंगा, आना और हमारी फिश का ख्याल रखना बहुत अच्छे से। वो वादा कर लेती है लेकिन साथ ही साथ वो सैड भी हो रही थी। कह रही थी कि तुम समर ब्रेक के बाद चले जाओगे लेकिन समर में तो कोई भी फेस्टिवल नहीं होता। ये सब कितना बोरिंग बोरिंग गुजर गया ना। मैं पूरे साल के फेस्टिवल की विशेष तुम्हें अभी से ही देना चाहती हूँ। और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे को एक एक विश करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई हैप्पी न्यू ईयर बोलता है, कोई हैप्पी क्रिसमस बोलता है और इसी तरह से विशेष देते देते वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे। और इन दी एंड शीशियाओ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे भी कह देता है। अब ये सुनते ही जुआन शर्मा जाती है और फिर उसके बाद शीशिया उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इस घर का ढंग से विजिट ही नहीं कराया, क्यों ना हम दोनों इकट्ठे देखने चले। लास्ट टाइम उसने उस पर गुस्सा किया था जब वो उसकी मम्मी की पेंटिंग वाले रूम में चली गई थी, लेकिन अब की दफा वो उसका हाथ पकड़कर खुद उसे वहां लेकर जाता है। ये वो कमरा था जिससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी और ये उसके दिल के बहुत करीब था। यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ जुबान को ही लेकर आया था। वहाँ पर एक पेंटिंग थी जो अनफिनिश्ड थी, उसकी मम्मी कंप्लीट करने से पहले इस दुनिया से चली गई थी और शायद शीशियाओ का ये सपना था कि वो ये पेंटिंग कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पर खड़े खड़े एक दफा वो जुबान का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे डेट करोगी? वो तो एकदम नर्वस हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या जवाब दूं। ये सारा कुछ इतना सडन था। जब वो खामोश होती है तो शीशियाओ को खुद ही रियलाइज हो जाता है। वो कहने लगता है, मुझे तुरंत ही आंसर नहीं चाहिए, सोचो और सोच कर फैसला करना, तुम्हारे पास अच्छे से समय है। अब उसके बाद जुआन अपनी दादी के पास हॉस्पिटल में जाती है। वो तो मिलने के लिए गई थी लेकिन वो आगे अपना सारा सामान पैक करके खड़ी हुई थी और डॉक्टर भी कहता है कि इनके लिए जब भी डायलिसिस की ज़रूरत होगी ये तब हॉस्पिटल वापस आ जाया करे, क्योंकि ये आजकल बहुत डिप्रेशन में रहने लगी हैं। कोई बात नहीं, इन्हें घर जाने दो, बस टाइम पर हॉस्पिटल आ जाए। अब जब डॉक्टर भी कहता है तो जुबान को तसल्ली होती है, वरना तो कभी दादी को ऐसे ना छोड़ती। दादी बहुत बहाने लगाती हैं, कहती हैं मैंने घर जाकर महाजंग खेलना है।
और फिर सामान देकर जुवॉन को भेज देती हैं और फिर अकेले में वो डॉक्टर से कहने लगती हैं, मैं अपनी पोती पर और बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने सर्जरी ना कराने का फैसला किया है। डॉक्टर कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, उसने बहुत मुश्किल से आपके लिए अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कराई थी। लेकिन दादी कहती है कि मैं इसलिए कैंसिल करा रही हूँ क्योंकि एक हिम्मत से ज्यादा बोझ इस 18 साल की लड़की पर मैं और नहीं डाल सकती। जबकि जुवॉन उधर इन सारी चीजों से बेखबर थी। रात को उधर शीशियाओ का मैसेज आता है। वो कहता है, मुझे पता है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा था और तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही होगी, और हाँ यूं करना कि कल तुम स्कूल में आना। उसे टाइमिंग भी बता देता है। कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली एक अच्छे तरीके से प्रपोज करूंगा, ऐसे रैंडमली नहीं। और जैसे ही अपने प्रपोजल की बात वो सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो बहुत शर्मा भी रही थी। ऑफ कोर्स वो उसे कल यस करने वाली है। फाइनली जुवॉन की लाइफ में खुशियां आ रही थी, लेकिन आज दादी को वो जैसे ही देखती है तो वो बहुत सी बातें भूल रही थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्होंने चाबियां कहाँ रख दी हैं। वो आज प्रे करने किसी मंदिर में जाना चाहती थी और वो मंदिर कुछ दूर था। जुवॉन कहती है, मैं साथ चलती हूँ, लेकिन दादी कहने लगती है, तुम रास्ते में इतना चटर पटर बोलती हो कि मेरे सर में दर्द हो जाता है, इसलिए घर पर ही ठहरो। और फिर एक नजर वो जुवॉन पर डालती है और उसे कहती है, तुम कब बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और इसके साथ ही वो ये भी कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम बड़े होकर इतनी सुंदर बनोगी। अब वो उसे अच्छे से हक करती हैं। जुबान उन्हें कहने लगती है, अच्छा दादी मैं घर पर ही हूँगी, इसलिए आप आ जाना, मैं दरवाजा खोल दूंगी कि इसकी कोई बात नहीं। और बस उसके बाद दादी चली जाती हैं। उधर हमें शीशियाओं को दिखाते हैं। वो आज सुबह से ही प्रपोजल की तैयारियों में लगा हुआ था। सबसे पहले तो वो फैन को मैसेज करता है, उससे कहता है कि मुझे गुमंग का नंबर दो। नहीं, तुम इतने हैंडसम हो, क्या तुम गुमंग में इंटरेस्टेड हो? मैं उसे सच में प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें उसका नंबर नहीं दे सकता। वो कहता है, दफा हो, उल्टी बातें ना करो। और फिर उसने गुमंग के लिए एक गिफ्ट खरीदा था उसे रिश्वत देने के लिए, और उसके बदले वो उसकी और जुवॉन की बहुत अच्छी अच्छी फोटोज उससे ले लेता है। वो प्रपोजल की तैयारियों में सारी फोटोज भी हैंग करेगा और इसके साथ ही वो गुमंग को कहता है कि जो आज तुमने मुझे दिया है ये बहुत प्रीशियस था। उधर हमें जुवॉन को दिखाते हैं। उसे एक बहुत ही सुंदर सी फोटो दिखी थी। उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो तुरंत ही शीशियाओं के लिए वो पैक करा लेती है। सोचती है कि आज रात जब जाऊंगी तो उसे गिफ्ट दे दूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत को क्या कबूल है। इतने में उसे एक कॉल आती है और पता चलता है कि दादी की तबीयत खराब हो गई है। उधर हमें शीशियाओं को दिखाते हैं। वो उनके उसी पॉइंट पर खड़ा हुआ था जहाँ पर वो दोनों इकट्ठे स्टडीज करते थे और उनकी पहली मुलाकात भी हुई थी। बस वो उन्हीं दिनों को याद कर रहा था और सोच रहा था कि यहाँ से आगे मैं जुवॉन को प्रपोज करूंगा और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन वो तो वहां बैठा वेट कर रहा था, जबकि जुवॉन उधर हॉस्पिटल में पहुंची हुई थी। लेकिन उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। ये हॉस्पिटल के वही कमरे थे जहां पर उसे अपने डैड की डेड बॉडी मिली थी। उस समय तो दादी उसके साथ थी, वो उसे सहारा दे रही थी, लेकिन आज कोई भी और नहीं था। और बस उसके हाथ भी कांप रहे थे वो कमरा खोलते हुए जिसमें इस वक्त दादी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो उन्हें देखती है और बस उसके बाद रोना स्टार्ट कर देती है। वो उसकी एक इकलौती फैमिली थी और वो भी इस दुनिया से जा चुकी थी। उधर शीशियाओ काफी देर तक बैठा उसका वेट करता है और जुवॉन का नंबर भी नहीं लग रहा था। अब वो निराश हो जाता है। अगले दिन उसके दरवाजे के बाहर बैठा था। वो जैसे ही वापस आती है तो कहता है, क्या तुम मेरे साथ मैसअप करना चाहती हो? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और अंदर चली जाती है। उसका फेस जितना सैड था, शीशियाओ भी परेशान हो जाता है। कहता है, दरवाजा क्यों खुला था, दादी कहाँ है? और बस वो कोई जवाब नहीं देती। बस उस स्कार्फ को देखती है जो दादी ने उसके लिए समर में ही बुनकर रख दिया था। और इसके साथ साथ दादी के हैंड बैग से कुछ एम्यूलेट्स मिले थे और एक विश थी उन्होंने लिखी हुई जो उन्होंने मंदिर में जाकर प्रेयर की थी, वहां पर लिखी थी। अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, सिर्फ जुवॉन के लिए एक हैप्पी लाइफ मांगी थी। ये देखकर वो बहुत रोती है और बस शीशियाओं को समझ आ जाती है कि अब दादी इस दुनिया में नहीं। वो कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और बस उसके बाद वो सैड सैड सी दादी के फ्यूनरल की तैयारियों में लग जाती है। वो थोड़ी बहुत चीजें खरीदती है जो दादी को पसंद थी और शीशियाओं को लग रहा था कि ये सारा कुछ बहुत सिंपल है। वो कहता है कि दादी को ज्यादा लोग पसंद थे, उनके बीच उठना बैठना पसंद था, तो उनका फ्यूनरल ऐसे 2 बंदों में ना करो प्लीज, उनके कुछ हमसायों को, कुछ जानने वालों को बुला लो। लेकिन जुवॉन सैड होकर कहती है कि हमारे पास इतना समय नहीं है। शीशिया उसकी हेल्प करने का फैसला करता है।
वो जाता है सीधा ही जियांग के पास। उसकी मम्मी भी अंदर खड़ी देख रही थी। शीशियाओ को देखते ही उन्हें गुस्सा आ गया था, लेकिन वो जैसे ही कहता है कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं है और प्लीज उनके फ्यूनरल की तैयारी करने में मेरी हेल्प करो। ये सुनते ही जियांग की मम्मी सारा गुस्सा भूल जाती हैं और कहती हैं ये इम्पोर्टेंट मैटर है, क्या जियांग तुमने सुना नहीं, और भागती हुई शीशियाओ की हेल्प के लिए आ जाती हैं। और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा, क्या शीशियाओ ज़ूवॉन को छोड़कर अब्रॉड चला जाएगा? ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।